हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम वीसीआरएस का एक और न्यूमेरिकल करेंगे। आगे भी मैं आपको वीसीआरएस के न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ, तो भी स्टूडेंट्स के डिमांड के हिसाब से जो भी बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो हम थर्मल के जो वीसीआरएस के है 7 मार्क्स के वो हम पूरे करते थे। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको विंटर 18 का 7 मार्क्स का ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जिनको अभी भी वीसीआरएस के क्वेश्चंस में डाउट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा वीसीआरएस सम सॉल्व करने से पहले आपको जो डायाग्राम है उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको वीसीआरएस का डायाग्राम बहुत अच्छे से पहले समझाया हुआ है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए और उसकी फार्मूला बनाना सीख लीजिए। फार्मूला अगर एक बार बनाना आ गया, देखिए फार्मूला याद नहीं रख सकते। ओके, फार्मूला को याद रखना भी नहीं है, डायग्राम बना लो, क्वेश्चन को समझिए, डायग्राम बनाइए और डायग्राम के हिसाब से आप फार्मूला खुद ही बना सकते हो। ओके, एक बार वो आपको डायग्राम समझ आ जाना चाहिए। तो वीसीआरएस के सम में हमें यहाँ पे टीएस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीएस डायग्राम किस तरह से बनाना है ये सबको आना चाहिए, और नहीं आता तो उसको आपको पहले सीखना पड़ेगा। ओके, वाई एक्सिस पे टी रहेगा, एक्स एक्सिस पे हमारा एंट्रोपी रहने वाला है। ओके, यहाँ पे दो टेम्परेचर पे ये काम करने वाला है, -5 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दो लाइन प्रेजेंट करूँगा। देखिए, एक ऊपर जो हायर टेम्परेचर की लाइन है दैट इज़ अवर 25 डिग्री सेल्सियस, और एक लोअर टेम्परेचर की लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ दैट इज़ अवर -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना आना चाहिए कि जो टीएस डायग्राम रहता है रेफ्रिजरेशन के लिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, एक सिंपल आपको पैराबोला जैसा कर्व बनाना है, पहाड़ जैसा कर्व बनाना है। ओके, अब देखिए, अब मेन चीज़ जो आपको समझनी है वो है जो कॉम्प्रेशन का स्टार्टिंग और एंडिंग। ओके, कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन हमने जो लिया है वो 1 से 2 लिया है। ठीक है, 1 से 2 हमारा कॉम्प्रेशन रहेगा, ये आप सबको पता है। फिर 2 से 3 हमारा कंडेंसेशन रहेगा, यानी कंडेंसर रहने वाला है। ओके, और कंडेंसर के बाद 3 to 4 हमारा जो एक्सपांसन डिवाइस है यानी थ्रॉटलिंग। ओके, तो एक्सपांसन डिवाइस, और 4 to 1 हमारा इवापोरेशन रहेगा। ठीक है, इवापोरेशन, ये आपको 4 याद रखना है। और सबसे जो काम का है डायग्राम के लिए वो कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन का स्टार्टिंग और एंडिंग आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दी है कि जो रेफ्रिजरेंट है, गैस है, वो ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक। अब ड्राई एंड सैचुरेटेड जो 1 and 2 आएगा आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक की लाइन टीएस डायग्राम में कैसी रहेगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनानी है, और जो एंडिंग है कॉम्प्रेशन का एंडिंग यानी कौन सा पॉइंट, 2 नंबर का पॉइंट, वो कहाँ पे है, ड्राई एंड सैचुरेटेड पे है। अब ड्राई एंड सैचुरेटेड देखिए 2 नंबर का एंडिंग रहने वाला है यहाँ पे। ओके, दिस इज अवर पॉइंट नंबर 2। क्यों, इसी कर्व के ऊपर है, उसके कर्व के ऊपर देखिए, यहाँ से इस तरफ का जो रीजन है ये राइट साइड वाला, ये देखिए कर्सर को आप फॉलो कीजिए, वो हमारा ड्राई एंड सैचुरेटेड वाला कर्व है। तो ड्राई सैचुरेटेड यानी हमें इस कर्व के ऊपर ही बनाना है, और कर्व के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली कॉम्प्रेशन में क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, तो टेम्परेचर 1 से 2 पे जाएगा जब, तो 2 पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस अचीव होने वाला है। और उसका जो हमारा यहाँ पे स्टेट कंडीशन है वो कैसी है, ड्राई एंड सैचुरेटेड, इसका मतलब वो इसी कर्व के ऊपर आएगा। तो ऑब्वियसली ये आया कैसा होगा, इस तरह से कुछ आया होगा। ठीक है, ये 1 नंबर से, अभी 1 नंबर देखिए, 1 नंबर कर्व के अंदर है। कर्व के अंदर कैसा रीजन रहता है, वेट रीजन रहता है, दिस इज वेट रीजन। अब जब वेट रीजन रहता है तो उसकी क्या रहती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन रहता है x, जो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन रहता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर 2 से 3 तो देखिए आगे जाना है। अभी नो अंडर कूलिंग का मतलब ये है कि देखिए 2 से 3 क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ओके, कंडेंस हो रहा है 2 से 3। 3 के बाद आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब अंडर कूलिंग नहीं हो रहा है। अंडर कूलिंग नहीं हो रहा है यानी ये 3 नंबर का पॉइंट यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब 3 to जो 4 रहती है, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस या एक्सपांसन डिवाइस की जो प्रोसेस रहती है,
वो कैसी रहती है, हमारी कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस रहती है। ओके, यानी 3 और 4 की एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी और 4 to 1 इस तरह से साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब फॉर्मूला हमें इसी कर्व को ऊपर कर्व से देख देख के हमें बनानी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, तो जो T1 टेम्परेचर है वही T4 टेम्परेचर है। सो T1 इज इक्वल टू हमारा T4 है, जो दिया गया है -5 डिग्री सेल्सियस। उसमें अगर +273 कर देते केल्विन में करने के लिए, तो 273 प्लस करने से आंसर आ जाएगा 268 केल्विन आ गया। और इसी तरह जो T2 टेम्परेचर है वही T3 टेम्परेचर है, आप देख सकते हो एक ही लाइन के ऊपर है, यानी T2 इज इक्वल टू T3, दैट इज गिवन 25 डिग्री सेल्सियस। उसमें आप 273 ऐड करोगे, सो आंसर विल बी 288 केल्विन। चलिए अब बात करते हैं कि एंथैल्पी कौन सी ज़रूरत है। तो देखिए COP निकालना है। देखिए COP ऑफ साइकिल, COP की फॉर्मूला मैं आपको ये रफ में बता देता हूँ पहले कि COP इज इक्वल टू रहेगा हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय जो वर्क इनपुट है कॉम्प्रेशन वर्क। ओके, सो W कॉम्प्रेशन, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो ये है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ होगी, जहाँ इवोपरेशन होता है, यानी 4 to 1 में, ये वाले पार्ट में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रहती है। समझ रहे हो, दिस इज आवर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सो इसका मतलब हमारी जो फॉर्मूला बनेगी वो बनेगी H1 - H4। समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की फॉर्मूला क्या बनेगी, H1 - H4। और मैंने आपको बोला कि जो 4 पॉइंट है वो 3 पॉइंट है, मतलब एंथैल्पी दोनों की सेम रहती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कभी कभी आपको बुक के अंदर फॉर्मूला में क्या दिखेगा, यहाँ H3 भी दिखेगा, क्योंकि स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर इसमें तो H3 दिया है, आप तो H4 लिखते हो। पर ध्यान दीजिए कि H4 इक्वल टू H3 होता है। समझ रहे हो, क्योंकि ये जो एक्सपांसन प्रोसेस है वो कैसी है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, दोनों की एंथैल्पी 3 और 4 नंबर की सेम रहती है। ठीक है, तो आप 4 लिखे या 3 लिखे दोनों चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, सो चलिए मैं तो जैसे नंबर है वैसे ही फॉलो करूँगा। देखो H1 - H4, क्योंकि ये हमारा क्या है, दिस इज इवोपरेशन प्रोसेस है। ओके, यहाँ इवोपरेशन प्रोसेस है, हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन वर्क दिया जाता है, तो कॉम्प्रेशन कहाँ हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो इसकी फॉर्मूला बनेगी H2 - H1। ठीक है, तो इस तरह से हम COP फिर निकाल लेंगे। तो COP निकालने के लिए हमारे पास H1 होना चाहिए, ये रहा, H4 होना चाहिए ये वाला पॉइंट, और H2 होना चाहिए, और अगेन H1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी 4 एंथैल्पी अगर आपको मिल गई तो आपको COP मिल जाएगा। चलिए, आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, यानी हमें एंथैल्पी निकालने का काम करना है। अभी एंथैल्पी जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 1 नंबर की एंथैल्पी आपको सबसे मुश्किल रहने वाली है। क्यों, क्योंकि 1 नंबर की एंथैल्पी एक कर्व के अंदर है। देखिए कर्व के ऊपर जो पॉइंट होता है ना, वो हमें गिवन होता है, जो हमारा स्टीम टेबल है और रेफ्रिजरेशन के जो भी टेबल है हमारे पास, उसमें सब कुछ ये गिवन होते हैं, ये कर्व के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये जो गिवन है ना वो आपको समझा देता हूँ कि वो क्या गिवन है। देखिए -5 डिग्री सेल्सियस की लाइन कौन सी है, ये वाली। ओके, तो आप सोचिए ये जो डायग्राम में ये गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ, ये कौन सी एंट्रोपी है, लिक्विड की। तो लिक्विड की एंट्रोपी कहाँ रहती है, इस तरफ। देखिए ये वाला इसका आंसर दिया हुआ है 0.63। मगर मतलब इन फ्यूचर अगर मुझे ये पॉइंट का कुछ निकालना होता, सपोज सम्स में इस पॉइंट का कुछ निकालना होता, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से ये वैल्यू लिख लेता। और ये बात करते हैं वेपर की, तो वेपर का ये पॉइंट कहाँ पे है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के आपको एंथैल्पी एंट्रोपी गिवन है। ओके, इस पॉइंट की कर्व के ऊपर जो वैल्यूज है वो गिवन रहती है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो 2 वैल्यू है वो कौन सी है, लिक्विड वाले की यानी ये वाली। ओके, तो ये पॉइंट का आपको एंट्रोपी गिवन है, ये 1.124, और एक वेपर की गिवन है, यानी ये वाले पॉइंट की गिवन है। समझ रहे हो आप, यानी 25 डिग्री पे आपको ये पॉइंट की -5 पे ये पॉइंट और ये पॉइंट की गिवन है। इसका मतलब सोचिए, मुझे 2 पॉइंट की जब एंट्रोपी या एंथैल्पी की ज़रूरत है तो मुझे डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ ये टेबल देख के। इस पॉइंट की भी अगर मुझे चाहिए तो डायरेक्टली ये टेबल देख के मुझे पता चल जाएगा। ओके, अगर इस पॉइंट की चाहिए तो भी मुझे टेबल देख के पता चल जाएगा, और इस पॉइंट की चाहिए तो भी मुझे टेबल देख के पता चल जाएगा। पर ये जो कर्व के अंदर कोई पॉइंट होता है या बाहर होता है, सपोज यहाँ इस तरफ या अंदर के तरफ, तो फिर मुझे
विद द हेल्प ऑफ फार्मूला उसको निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है 1 नंबर। आप देखो यहाँ ध्यान दीजिए, 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे रब कर देता हूँ ये सब चीज़। जैसे 1 नंबर की ज़रूरत है तो 1 नंबर मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था आपको कि वेट रीजन है तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अभी H1 इसका डायरेक्टली नहीं मिलेगा, और H1 चाहिए तो फार्मूला बनानी पड़ेगी, और उसके लिए x चाहिए मुझे। ठीक है, इसके लिए मुझे x चाहिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब x निकालने के लिए एक ट्रिक है कि यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है 1 और 2, अगर मैं इसको नीचे उतारूँ तो आप देख सकते हो कि जो S1 एंट्रोपी है वही S2 एंट्रोपी है, देख सकते हो आप। तो इसी का हमें यहाँ पे यूज़ करके x निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो S1 की एंट्रोपी आएगी वही S2 की एंट्रोपी आएगी, और मैंने आपको बता दिया था कि S2 की एंट्रोपी है, यानी डायरेक्टली मुझे इस टेबल से पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस सम में एक मैं पर्टिकुलरली आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ डेटा मिसिंग है। किस तरह से मिसिंग है आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो पॉइंट है ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि दिस पॉइंट इज़ HF। ओके, और यहाँ पे एंट्रोपी में ये जो पॉइंट गिवन है वो है SF। अभी क्वेश्चन मार्क ये है कि कभी कभी देखिए यहाँ पे HFG भी दे सकते हैं या HG भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन नहीं है इन लोग का कि ये जो आंसर दिए हुए हैं वो HFG है या HG है। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी देखिए ये SFG हो सकता है या SG हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अगर नहीं दिया तो फिर आपको किस तरह से पहचानना है कि ये SFG गिवन है कि SG गिवन है, क्योंकि उस हिसाब से फिर हमारा थोड़ा फॉर्मूला भी वेरी करने वाला है। ओके, चलिए आपको अभी समझ ना आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप शांति रखिए। मैं जैसे जैसे थोड़ा सम आप देखते जाओगे ना वैसे वैसे आपको समझ भी आता जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट वाला जो VCRS का वीडियो है वो आप देख लीजिए आगे का। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा इसमें। चलिए अब बात करते हैं, हमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है। ये मैंने बोला जैसे कि एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ओके, 7 मार्क्स का सम है तो सीधा सीधा नहीं करना। एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2, यानी कि S1 इज इक्वल टू S2। चलिए S1 यानी यहाँ S1 की मुझे फार्मूला बनानी है। जब S1 की फार्मूला बनानी है तो किस तरह से फार्मूला बनाएंगे, तो S1 पहुँचने के लिए देखिए सबसे पहले मुझे ये पॉइंट तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस चाहिए। अब इतना ये वाला डिस्टेंस मैंने आपको बोला था कि वो डिस्टेंस कौन सा है, SF। और यहाँ से अंदर यहाँ से इतना डिस्टेंस देखिए ये पॉइंट तक है ना, ये जो कर्व है उसका एंड टू एंड, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड SFG। याद रहेगा, y एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है, ये पॉइंट तक SF है, और एक ये पॉइंट से ये कर्व का एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, SFG। पर मुझे वो डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से इतना डिस्टेंस 1 तक का, ये डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो वो समथिंग परसेंटेज ऑफ SFG। ओके, SFG का कुछ हिस्सा होता है वो। ओके, तो वो यहीं पे इसी तरह ये फॉर्मूला, तो ये देखिए फॉर्मूला कैसे बना, SF प्लस XSFG। ओके, दूसरा एक चीज़ है कि यहाँ से अगर डायरेक्ट ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसको बोला जाता है SG। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब SG का आंसर यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है या SFG का गिवन है, वो यहाँ पे एक और डाउट है क्वेश्चन में, तो वो डाउट भी मुझे सॉल्व करवाना है आपको कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया, यहाँ तक पहले पहुँचूँगा मैं, यहाँ तक। ओके, SF के पॉइंट तक। तो फार्मूला बनेगा सबसे पहले SF, और 1 पॉइंट है इसे लेके 1 लिखूँगा मैं, प्लस कितना करना है मुझे, यहाँ से लेके 1 तक। तो वो मैंने बोला आपको कि वो x ऑफ SFG रहेगा। ठीक है, तो पहुँच गए हम लोग। ओके, और S2, तो S2 तो देखिए डायरेक्टली ये यहाँ से लेके सीधा इस राइट साइड वाले हिस्से तक का पॉइंट है। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड SG। ओके, क्योंकि इस कर्व के ऊपर है इसीलिए, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारा SG, बट 2 नंबर है इसीलिए 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है देखिए 1 नंबर जनरली
राइट साइड है। ओके, अगर मैं सेंटर निकालूँ और ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करूँ तो ड्राइनेस फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन रहता है 0 ये वाले पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और यहाँ सेंटर में ड्राइनेस फ्रैक्शन जनरली 0.5 रहेगा। तो ये 1 नंबर पॉइंट के लगभग इसके करीब होता है। तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन का आंसर जनरली 0.8 से लेके 0.9 तक आना चाहिए। ओके, तो हम वही देखेंगे कि हमारा आंसर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो मतलब है कि कुछ वैल्यूज हमने गड़बड़ रखी हुई है। ओके, सो फॉर एग्जांपल पहले मैं गलत करने वाला हूँ यहाँ पे एग्जांपल। देखिए मैं मान लेता हूँ कि देखिए ये तो HF है और ये SF है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं यहाँ पे ये जो मुझे एंट्रोपी लेना है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि ये कौन सा गिवन है, SFG गिवन है, ऐसा मान लेता हूँ। अभी देखिए आंसर किस तरह से रॉन्ग आएगा। SF ऑफ 1 पॉइंट का SF कौन सा है, यहाँ पे ये वाला। ओके, यानी -5 डिग्री पे हमें SF देखना है। -5 डिग्री पे चले जाइए और यहाँ से आप देखिए SF का पॉइंट ये रहा 0.630 प्लस x 1 पॉइंट का, इसलिए 1 लिखो तो भी चलेगा, यहाँ पे x1 लिख देता हूँ। और SFG 1 नंबर का है। ओके, सो 1 नंबर का SFG कौन सा है, मैंने बोला ये SFG गिवन है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ओके, सो डायरेक्ट -5 डिग्री सेल्सियस पे जो SFG गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है 5.407। ओके, इज इक्वल टू SG2 2 नंबर का पॉइंट देखिए ऊपर है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वाला पॉइंट, ओके, G वाला। ओके, तो ये G वाला पॉइंट गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो आप निकाल सकते हो, G वाला पॉइंट निकाल सकते हो कैसे, ये SF प्लस SFG करके, समझ रहे हो, यहाँ से पहुँच सकते हो। SF और SFG, ये 3 नंबर का यहाँ लिक्विड का पॉइंट तक SF, और 3 नंबर से 2 नंबर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा SFG। तो प्लस कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ ये, तो SF2 प्लस SFG2। ओके, 0.63 प्लस x1 इन द ब्रैकेट 5.407। SF2 2 नंबर पे SF कितना है, 25 डिग्री पे SF कितना है 1.124 प्लस SFG2 कितना है 5.039। अब देखिए यहाँ पे x1 का आंसर कितना आ रहा है, जितना मैंने बोला था उसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा कुछ यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए -0.63 डिवाइड बाय 5.04 1.023 आ रहा है, यानी गड़बड़ ही है। ओके, एक बार और करके देख लेता हूँ मैं कुछ। वन 1.021 आ रहा है, देखिए समझे, यानी यहाँ पे क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, जो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि गड़बड़ ये है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ना वो क्या गिवन है, SG गिवन है। मैं वही आपको बता रहा था कि दोनों में से क्या गिवन है वो पता करना पड़ेगा। आपको पहले SG लेके ही ट्राई करना, आ जाएगा लगभग। ओके, और देखो क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया तो फिर हो सकता है देखिए SFG भी गिवन हो, तो SG लेके करो तो आंसर शायद ना भी आए, क्या पता। ओके, तो ऐसा हम कुछ ना कुछ तो हमें गैस करना पड़ेगा। तो ये SG है और ये HG है, ठीक है, ये फाइनल कर देता हूँ अब मैं। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे देखिए, तो यहाँ पे एक तो फार्मूला में ये हमें मिटाना पड़ेगा। ओके, ये मिटाना पड़ेगा, थोड़ा फार्मूला में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, क्या बदलना पड़ेगा, देखिए SF1 तो वही रहेगा क्योंकि वो गिवन है x1। अभी SFG1 है, उसका फार्मूला SFG क्या रहेगा, तो SFG मैंने आपको बताया था, ये 3 डिस्टेंस, ये है SF, ये है SFG, और यहाँ से इतना है SG, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, SFG चाहिए। तो SFG कैसे आएगा देखिए, तो SG में से SF माइनस कर दूँ तो SFG मिल जाएगा मुझे। ओके, तो मैं SG माइनस SF करने वाला हूँ, SG1 माइनस SF1। ओके, सो चलिए, और ये SG2 तो डायरेक्टली गिवन है क्योंकि अब G पॉइंट गिवन है डायरेक्टली। सो SF1 यानी 1 नंबर पे, 1 नंबर यानी -5 डिग्री सेल्सियस पे मुझे SF देखना है। -5 पे SF है 0.63, सो 0.63।
0.63 प्लस x1 SG1, तो 1 नंबर, ये 1 नंबर यानी -5 डिग्री सेल्सियस पे SG, -5 डिग्री पे SG, ये देखिए SG लिया है मैंने 5.407, सॉरी, माइनस SF1 तो आगे लिखा ही हुआ है मैंने 0.63, विच इज़ इक्वल टू SG2 यानी 2 नंबर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे G पॉइंट, 25 डिग्री सेल्सियस पे G पॉइंट, यानी ये रहा 5.039। चलिए, ये सब मेहनत हम इसलिए करें क्योंकि x निकाल सके। ओके, तो चलिए x1 यहाँ से आ जाएगा 5.039 माइनस 0.63 डिवाइड बाई इन दी ब्रैकेट करके 5.407 माइनस 0.63। ठीक है, 0.92, मैंने बोला था आपको 0.8 से 0.9 जैसा लगभग आसपास आएगा। सो ये x1 आ चुका है। अब x1 आ चुका है तो ये सेम फार्मूला आपको h की बनानी है। ओके, अब मैं यहाँ पे एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 1 लिख लेता हूँ। तो एंथैल्पी 1 नंबर का पहुँचना है आपको, तो कैसे करना पड़ेगा, पहले HF1 पर पहुँचना पड़ेगा, HF1 यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट तक आप पहुँच गए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 1 नंबर पर पहुँचना है, तो फॉर्मूला बनेगा क्या, प्लस करके x1 इन दी ब्रैकेट HFG1। ओके, मैंने बोला था आपको बीच में है तो आपको क्या करना है, x इंटू HFG कर देना है। सो H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस x1, और HFG तो गिवन नहीं है, तो HFG कैसे मिलेगा, मैंने बोला था HG माइनस HF कर दीजिए, HG1 माइनस HF1। सो चलिए, यहाँ से H1 आपको मिल जाना चाहिए। HF1 कितना है, 1 नंबर पे HF 1 नंबर यानी -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस पे ये रहा HF 158.2। ठीक है, 158.2। x1 हमारे पास पहले से अवेलेबल है 0.92, और HG1 यानी 1 नंबर पे G पॉइंट 1439। ठीक है, 1439 माइनस HF1 है 158.2। सो चलिए, यहाँ से H1 मिल जाएगा 158.2 प्लस ब्रैकेट में 0.392, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय वापस एक ब्रैकेट 158.2 1336.53 किलो जूल पर केजी। ओके, अभी किलो जूल पर केजी, अभी इन लोग का एक तो यूनिट भी गड़बड़ है। ओके, आप यूनिट देखोगे ना, लगभग सारे पेपर में यूनिट देखना आप, ये सब स्पेसिफिक एंट्रोपी के यूनिट सब गलत दे रखे हैं। यहाँ पे केल्विन कहाँ से आ गया पता नहीं, एक टीचर की गलती, दूसरे पेपर में दूसरे टीचर भी गलती करते, दूसरे से तीसरे टीचर भी गलती करते, पता नहीं, मतलब किसी का ध्यान ही नहीं जाता यूनिट पे कि एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी रहता है, किलो जूल पर केजी, केल्विन कहाँ से आ गया ये समझ नहीं आ रहा। ओके, तो यूनिट भी गलत है, यूनिट ध्यान से रखना अगर एंट्रोपी का यूनिट रखना है आपको, पर ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं। चलिए, एंथैल्पी का यूनिट तो बराबर रखा है सारे पेपर में। अब H1 निकल गया ना, अब H2 निकाल लेते हो तो 2 पॉइंट तो डायरेक्टली मिल जाएगा, देखिए, क्योंकि वो इसी लाइन के ऊपर है। तो H2 का मतलब होता है, क्योंकि वो G पॉइंट पे है इसीलिए HG2, तो 2 नंबर पे HG देखना है, 2 नंबर पे HG यानी 25 डिग्री पे HG देखना है। 25 डिग्री ये रहा, उसका HG वाला पॉइंट ये रहा 1466, मिल गया डायरेक्टली 1466। चलो, ये काम ख़त्म हो गया हमारा। अब बात करते हैं H3 की। तो H3 और H4 दोनों सेम ही है। ओके, तो चलो H4 बाद में लिखूँगा, पहले H3 की बात कर रहा हूँ। अभी H3 पॉइंट देखिए, H3 पॉइंट कहाँ पे है, ये यहाँ पे F पे। ओके, तो HF3 फॉर्मूला क्या बनेगी हमारी, HF3। सो HF3 यानी 3 नंबर का मतलब 25 डिग्री पे HF देखना है। 25 डिग्री पे HF क्या गिवन है, 298.9 किलो जूल पर केजी। ओके, और वही H3 वही H4 है। ओके, सो H4 इक्वल टू ही H3 है, विच इज़ इक्वल टू 298.9 किलो जूल पर केजी। चलिए, अब COP निकालने का फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया था, समझ रहे हो आप, तो यहाँ आपने COP निकाल लेते फटाफट। तो COP का मतलब है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट
डिवाइड बाय कॉम्प्रेशन वर्क WC। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मैंने आपको बताई थी, क्या थी भाई? फॉर्मूला तो देखिए याद रखते नहीं हम, डायरेक्टली यहाँ पता होना चाहिए कि 1 - 4 होना चाहिए, H1 - H4, और वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन रहेगा H2 - H1। चलिए सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं फटाफट। सो H1 कितना है 1336.53 माइनस H4 है 298.9 डिवाइड बाय H2 हमारे पास है 1466 माइनस 1336.53। सो चलिए यहाँ से हमारा COP मिल जाएगा। ओके, 298.9 डिवाइड बाय 1466 माइनस 1336.53। सो 8.014 हमारा यहाँ पे COP आ रहा है। ओके, सो देखिए इस तरह से सम को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अगेन उसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा जिस स्टूडेंट को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फॉर्मूला बनाना किस तरह से। फॉर्मूला बनाना मैंने आगे के लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, तो भी मैंने इस वीडियो में वापस थोड़ा बहुत ऊपर से रिवाइज करवा दिया है कि फार्मूला किस तरह से बनते हैं। ओके, HF वाले ये सारे पॉइंट है F वाले यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये सारा लेफ्ट वाला हिस्सा, ओके, क्रिटिकल पॉइंट तक, और ये वाला G वाला पॉइंट है। ओके, ये F वाला पॉइंट है, ये G वाले पॉइंट है, और बीच में जो पॉइंट रहते हैं F और G रहता है, FG रहता है, समझ रहे? क्योंकि उसमें F भी रहता है फ्लूइड मान लो, और G फॉर गैस मान लो। ओके, ये वाला वेपर रीजन रहता है, ये लिक्विड रीजन रहता है, इसमें लिक्विड प्लस वेपर, अंदर लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहता है, समझ रहे हो? चलिए, तो फिर आई होप कि आपको ये सम समझ आ गया है, और जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अपना आंसर मिल चुका है कि किस तरह से ये 8.014 आंसर आ रहा है। चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।